हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस एज टू इंटरप्रिटेशन। लास्ट 3-4 वीडियो में हम लोग ने देखा था कि इनकम टैक्स का बैकग्राउंड देखा था, फिर इनकम टैक्स के कौन कौन से प्रोविजंस हैं उनको देखे थे, उनको कैसे इंटरप्रेट किया जाता था वो देखा था। अब हम लोग को देखना है इंटरप्रिटेशन को एक कंटिन्यूएशन में लेते हुए कि एड्स टू इंटरप्रिटेशन। हम लोग ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब इनकम टैक्स का कोई प्रोविजन है उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, उसके कौन कौन से रूल्स है वो हम लोग ने देखे थे। अब उसी इंटरप्रिटेशन को हम लोग जब इंटरप्रेट करेंगे कोई प्रोविजन को, तो उसमें किस चीज़ की हेल्प हम लोग ले सकते हैं वो हम लोग को देखना है। लास्ट टाइम कौन सा वीडियो था, रूल्स, कौन कौन से रूल्स बने उस जिसके हिसाब से हम लोग ने इंटरप्रिटेशन किया था। अब क्या करना है, हमें ये देखना है इंटरप्रिटेशन के टाइम पे हम लोग किस किस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। रूल्स पता चल गया, कॉलेज स्टार्ट हुआ, कॉलेज से आपको मॉर्निंग में आना है 7:30 और 1 o'clock लीव करना है, दैट इज द रूल। अब इसी कॉलेज को रन करने के लिए और कौन किन किन चीज़ों की अपने को हेल्प लग सकती है वो हम लोग को देखना है। तो सेम वे में प्रोविजंस है, प्रोविजन को आप इंटरप्रेट करोगे तो रूल्स की ज़रूरत होगी, उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होगी जिसमें हम लोग को इंटरप्रिटेशन में हेल्प होगा। तो इसमें एड का मतलब यही होता है, एड मीन्स हेल्प, ठीक है। ये जो एड वर्ड है यहाँ पे, एड का मतलब होता है क्या, हेल्प। इसको कोई डिजीज़ के हिसाब से मत लो, इट इज़ ए एड, एड मतलब हेल्प होता है। फिर इसमें बताया गया कि एड एज ए डिवाइस, ये आपको हेल्प करता है, डिवाइस है कोर्ट को इन इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस स्टैट्यूट। जितने भी लॉ हैं, लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए कोर्ट्स को हेल्प करता है एड्स टू इंटरप्रिटेशन। तो ये जो एड आपको दिया गया है ये एक डिवाइस है, ये एक टूल है जो हेल्प करता है किनको, कोर्ट को। तो कोर्ट कौन सा, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को किस में हेल्प करता है, कानून को इंटरप्रेट करने के लिए कि जो भी कानून दिया गया है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। आई बात समझ में। तो एड टू इंटरप्रिटेशन का मतलब समझ में आया, यस और नो। अब हम लोग को देखना है कि एड कितने टाइप के होते हैं। तो एड होता है, एक होता है इंटरनल एड और दूसरा होता है, जब इंटरनल आ गया तो दूसरा क्या होगा, एक्सटर्नल एड। तो ये दोनों एड, इंटरनली और एक्सटर्नली, कोर्ट को हेल्प करता है जो भी कानून है उसके इंटरप्रिटेशन में कि एक्चुअल में इस कानून का मतलब क्या है। तो इंटरनल एड में क्या क्या आता है, तो ये सब कुछ नाम है, इसको हम लोग डीप में अभी देखेंगे। एक्सप्लेनेशन हो गया, प्रोविजो हो गया, नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज हो गया, मार्जिनल नोट्स हो गई, डेफिनेशन क्लॉज हो गया, अनडिफाइंड वर्ड्स हो गए। सेम वे में एक्सटर्नल एड में आएंगे तो एक्सटर्नल एड में आएगा लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, सर्कुलर्स हो गए, स्पीच हो गई, एक्सप्लेनेशन मोमेरेंडम हो गया, डिक्शनरी मीनिंग हो गया। तो इंटरनल क्या होगा, जो इंटरनली अवेलेबल होगा, एक्सटर्नल जो आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब एक्सटर्नली जो अवेलेबल होगा। जैसे सर्कुलर आया, किसी ने स्पीच दिया, किसने स्पीच दिया, किसी की भी स्पीच नहीं ले सकते, स्पेसिफिक लोगों की स्पीच ले सकते हैं। आई बात समझ में। तो इसको हम लोग डीप में समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इंटरनल एड कौन कौन से होते हैं। तो मीनिंग आपको समझ में आ गया, एड टू इंटरप्रिटेशन। हम लोग को इनकम टैक्स के प्रोविजन को इंटरप्रेट करना है कि ये प्रोविजन का मतलब क्या है। उसके हम लोग ने बहुत सारे रूल्स देखे कि नहीं देखे, रूल्स देखे प्रीवियस वीडियो में। अब हम लोग इसके एड देखेंगे कि भाई इस इंटरप्रिटेशन में रूल्स के साथ साथ और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है डीप में। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरनल एड फर्स्ट। तो इंटरनल एड में पहला क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है, ये जब कोई लॉ दिया होगा, कोई प्रोविजन दिया होगा तो लोग मेंशन करेगा कि ये वर्ड का मीनिंग ये है। तो ये एक्सप्लेन और क्लैरिफाई करता है सर्टेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। समटाइम द वाइडन द स्कोप ऑफ मेन प्रोविजन डिपेंड ऑन द प्रोविजन। तो ये जैसे कोई प्रोविजन दिया है कि भाई 10,000 तक आप कैश में एक्सपेंस कर सकते हो, ये प्रोविजन दिया है। अब इस प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के लिए भाई 10,000 कैश में होना चाहिए, चेक में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो एक्सप्लेनेशन जो रहते हैं ये क्लैरिफाई करते हैं जो वर्ड्स और एक्सप्रेशन लॉ में यूज़ हुए, प्रोविजन में यूज़ हुए हैं, उनको क्लैरिफाई करता है। जिससे क्या होता है कि वो प्रोविजन का हम लोग को स्कोप समझ में आता है कि ये प्रोविजन कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है और कहाँ कहाँ नहीं अप्लाई हो सकता है।
तो एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है, तो दिस क्लैरिफाई द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, और ये प्रोविजन के स्कोप को बढ़ाता है। समझ में आया? नेक्स्ट दिया है प्रोविजो। ये प्रोविजो है, प्रोविजन नहीं है, प्रोविजो। प्रोविजो इज अपोजिट ऑफ प्रोविजन। तो ये एक्सेप्शन होता है, तो इट इज एन एक्सेप्शन कंडीशन टू क्वालिफाई प्रोविजन। मतलब प्रोविजन दिया है, आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो 10%, यह आपका प्रोविजन है, लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर कुछ दिया रहेगा तो दैट इज प्रोविजो, एक्सेप्शन दिया है। तो कंडीशन टू क्वालिफाई प्रोविजो इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द मेन प्रोविजन इज एप्लीकेबल। फॉर एग्जांपल, कैश कंट्रीब्यूशन इज नॉट अलाउड अंडर 80 जीजीबी और जीजीसी। ये आप पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन करते हो तो कैश में अलाउड नहीं, कंट्रीब्यूशन करना है पॉलिटिकल पार्टी में तो इट इज गिवन इन अंडर द सेक्शन 80 जीजीबी एंड जीजीसी, ये प्रोविजन दिया है। लेकिन उसका एक्सेप्शन क्या है, भाई कैश में कंट्रीब्यूट मत करना, तो अलाउड नहीं होगा। तो प्रोविजन के अगेंस्ट में क्या होता है, प्रोविजन होता है, ये एक्सेप्शन होता है कि जो प्रोविजन होता है वो प्रोविजन के एक्सेप्शन को हम लोग प्रोविजन बोलते हैं। आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज द सेकेंड वन। थर्ड वन है नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज। नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज क्या होता है, कभी कभी आपने देखो ये लॉ में पढ़ा होगा, नॉट विद स्टैंडिंग, इसका मतलब होता है डिस्पाइट। तो इस डिस्पाइट का मतलब क्या होता है कि दिस क्लॉज गिव ए ओवरराइडिंग इफेक्ट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब एग्जांपल के तौर पे ये 80 जीजीबी और जीजीसी बोला है कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, बराबर है। अब पॉलिटिकल पार्टी में आपने कंट्रीब्यूट किया, लेट्स फॉर एग्जांपल चेक से किया, ठीक है। अब चेक से दिया है तो आपको ये क्लॉज दिया है कि आप चेक से भी कर सकते हो, कैश में भी कर सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन कैश में अलाउड नहीं था, वो एक एक्सेप्शन दे दिया। लेकिन ये क्लॉज ने बोला है कि अगर द पर्पस इज जेन्युइन और आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो ये ओवरराइड करेगा, मतलब दिया होगा डिस्पाइट, ये देने के बावजूद ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो डिस्पाइट का मतलब होता है नॉट विद स्टैंडिंग, दिस गिव ए ओवरराइडिंग इफेक्ट। मतलब पहले से कोई लॉ बना है, कोई प्रोविजन है और ये नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज डाल दिया, अगर ये वर्ड मेंशन कर दिया तो इसका मतलब ये इसके बावजूद भी इसका इफेक्ट आने वाला है, ओवरराइडिंग इफेक्ट। आई बात समझ में? तो नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज का मतलब होता है पहले से कोई प्रोविजन है, वो प्रोविजन को ओवरराइड करेंगे। ओवरराइड का मतलब है कि भाई उसके ऊपर कैश कंट्रीब्यूशन इज नॉट अलाउड, लेकिन अगर ये क्लॉज दे दिया तो कैश कंट्रीब्यूशन भी अलाउड होगा। ये सब मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा अलाउड नहीं है, ओवरराइडिंग का मतलब बताने के लिए। आई बात समझ में? तो पहला एक्सप्लेनेशन हो गया, दूसरा प्रोविजन हो गया, तीसरा नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, मार्जिनल नोट्स एंड हेडिंग। नाम से दिख रहा है मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो दे आर ओनली रेफर्ड ओनली इन केस ऑफ अनक्लैरिटी। तो एक्सप्लेनेशन दिया, सब दे दिया, प्रोविजन दिया, ये क्लॉज दिया, उसके बावजूद कुछ एडिशनल नोट दे के रखते हैं कि अगर इनके हिसाब से भी क्लैरिटी नहीं आई तो आप मार्जिनल नोट को रेफर कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये एडिशनल नोट्स होती हैं कि अगर अभी भी अनक्लैरिटी है तो आप इसको रेफर करके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। आई बात समझ में? नेक्स्ट इज डेफिनेशन क्लॉज एंड अनडिफाइंड वर्ड्स। अब डेफिनेशन क्लॉज क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लॉज इज नथिंग बट टू अवॉइड फ्रीक्वेंट रिपीटेशन ऑफ डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट मैटर। इसका ये मतलब होता है कि जब भी कोई लॉ आया या कोई सेक्शन आया तो पहले से वो डेफिनेशन दे के रखते हैं कि भाई इस वर्ड का ये डेफिनेशन है, तो बार बार वो वर्ड को आपको लॉ के अंदर, प्रोविजन के अंदर रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लॉज, डेफिनेशन क्लॉज अनडिफाइंड का, पहले से वो लोग डेफिनेशन दे देते हैं कि भाई कभी भी इस सेक्शन के अंदर, इस एक्ट के अंदर ये वर्ड आया तो इसका मतलब ये डेफिनेशन है, तो उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। तो ये तो इंटरनल एड है, ये अवेलेबल होता है, ये आपको हेल्प करता है प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन में। अब आते हैं एक्सटर्नल एड पे। तो एक्सटर्नल एड में पहला क्या, लेजिस्लेटिव हिस्ट्री। अब ये लेजिस्लेटिव हिस्ट्री क्या है? लेजिस्लेटिव रिलेटेड टू
मतलब कानून से रिलेटेड है, तो उसका हिस्ट्री क्या है, तो इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये बोला है कि इन केस ऑफ एम्बिग्विटी, क्लैरिटी नहीं है, तो चेक द हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एट द टाइम व्हेन द लॉ वाज पास टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। आप समझो कोई प्रोविजन पढ़ रहे हो, वो प्रोविजन का आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करो, ये जब लॉ पास हुआ था ना, उस टाइम पे वो किस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए, किस सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए वो लॉ पास किया गया था, उसका ऑब्जेक्ट और पर्पस देखो, तो आपको उसका प्रोविजन का एक्चुअल इंटरप्रिटेशन समझ में आएगा। आई बात समझ में? अभी मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर उन लोग ने बोला कि हेलमेट पहनना जरूरी है। अब बोलेंगे यार हम लोग तो एकदम सेफ चलाते हैं, 40 किलोमीटर 40 पर आवर की स्पीड से जाते हैं, हमें क्या जरूरत है? तो आपको उसको पहले देखना पड़ेगा कि ये मोटर व्हीकल क्यों आया। तो ज़्यादातर केसेस में जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता है उनका मतलब डेथ रेट ज़्यादा हो जाता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो टाइम पे जब ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था, लॉ पास हुआ था, वो टाइम पे उसका क्या ऑब्जेक्ट था, क्या पर्पस था, उस ऑब्जेक्ट और पर्पस को ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रोविजन का मतलब क्या है, इस प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन क्या है। आई बात समझ में? तो दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव हिस्ट्री। फिर दूसरा इसके अंदर एक्सटर्नल में क्या था, सर्कुलर। सर्कुलर इज लाइक ए नोटिस इश्यू करते हैं, ये सीबीडीटी करता है कि सीबीडीटी को इश्यू आ गया, उसके ऊपर अपना व्यू एक्सप्रेस करता है, तो जो भी वो व्यू एक्सप्रेस करेगा तो जितने भी ऑफिसर रहेंगे जो सीबीडीटी के अंडर आते हैं, नॉट एपलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल और कोर्ट और टैक्स पेयर नहीं, अगर लेना चाहते हैं बेनिफिट तो ले सकते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, अपना व्यू बताते हैं। जैसे अभी व्यू कैसे बताएंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, बराबर है, डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो वो 500 और 1000 की नोट बंद हो गई, उसके अगेंस्ट में 500 और 2000 की नोट आई। तो अब लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि ये नोट अभी इन्होंने बंद किया और नया नोट स्टार्ट हुआ है, तो क्या ये अभी भी 500 का नोट जो ओल्ड वाला है और 1000 का नोट अभी भी चलेगा? तो उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें बोला कि हम लोग एक डेट मेंशन करते हैं, वो डेट तक ये वाले नोट भी एप्लीकेबल होंगे और जो नए 500 एंड 2000 के नोट है वो भी एप्लीकेबल होंगे। तो क्लैरिटी मिल गई ना। तो ये क्या है, सर्कुलर होता है, नोटिस आता है जिसमें सीबीडीटी अपना व्यू देता है कि भाई देखो आपको ये इश्यू आ रहा है, ये इश्यू का ये व्यू होगा और इस व्यू के हिसाब से आपको इसको इनकॉर्पोरेट करना है, इस व्यू के हिसाब से अपने प्रोविजन को इंटरप्रेट करना है। तो सर्कुलर देखो, ये आपका सेकंड है एक्सटर्नल एड में, बाहर वाले से आता है, ये सब इंटरनली अवेलेबल नहीं होता है, बाहर से होता है। नेक्स्ट होता है स्पीच। स्पीच कोई भी कुछ भी बोला ऐसा मानने का नहीं, स्पीच ऑफ सम इंपॉर्टेंट पर्सन। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे द स्पीच ऑफ मेंबर हु इज इंट्रोड्यूसिंग द बिल। अभी जैसे अपने फाइनेंस मिनिस्टर है, हाँ अपना फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करता है, तो अब वो फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करेगा तो वो जो बोलेगा उसका एक एक वर्ड पत्थर की लकीर बनती जाएगी। और कोई और आगे बोलेगा कि भाई उसकी स्पीच सुना और किसी ने बोल दिया, मैं स्पीच दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने कि आपको टैक्स रेट लगेगा 10%, यही चीज़ सुन के कोई और बंदा है वो बोलता है नहीं 12% लगेगा, तो ये 12% वाला जो दूसरा बंदा बोल रहा है उसकी स्पीच पे ध्यान मत दो। किसकी स्पीच पे ध्यान देंगे? जो बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। तो कोई भी, और इवन एमपी जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके स्पीच के ऊपर भी ध्यान नहीं देना। जो मेन बंदा है, जो मेन बंदा बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है वो। अभी इसका बेस्ट एग्जांपल आप डीमोनेटाइजेशन ले लो ना। अब डीमोनेटाइजेशन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा स्टार्टिंग में कि 21 दिन के लिए लॉकडाउन लगेगा। स्टार्टिंग 21 दिन का लगा था। अब 21 दिन का लगा था तो सबने वो सुना और सब लोग ने वो बात मानी। अगर कोई आसपास का लोग बोलता नहीं 21 दिन का लॉकडाउन लग रहा है तो कोई नहीं जा रहे, नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। तो वो कौन था? पीएम था, बराबर है। पीएम ने स्पीच दिया तो उस स्पीच पे आप रिलाय हो सकते हो। तो कोई भी प्रोविजन को इंटरप्रिटेशन करना है तो स्पीच देखो उस मेन बंदे की, उसके हिसाब से आप इंटरप्रेट कर सकते हो। सेकेंड लास्ट पॉइंट दिया एक्सप्लेनेशन मेमोरेंडम। ये होता है नोट्स ऑन क्लॉज एंड मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस बिल। ये जो बिल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ये बिल समझने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, उसको इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो नोट देंगे
एक्सप्लेनेशन देंगे, जैसे इंटरनल होता है, ये एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन होता है कि ये नोट देंगे क्लॉज के ऊपर कि भाई हमने जो ये बिल लाया है इसका क्या क्या मतलब हो सकता है, तो उस एक्सप्लेनेशन पे भी आप डिपेंड रह सकते हो। ये एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है वो प्रीवियस इंटरनल वाले से, ठीक है। और लास्ट वन जो आपका है दैट इज डिक्शनरी मीनिंग। एक्सटर्नल एड में ये भी चेक कर सकते हो आप कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। कभी कभी हम लोग कोई कोई वर्ड यूज करते हैं लेकिन उसका एक्चुअल में मीनिंग पता नहीं होता है। तो डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, टेक मीनिंग ऑफ वर्ड इफ नॉट स्टैट्यूटरली डिफाइंड, लॉ में नहीं डिफाइंड किया है तो भाई डिक्शनरी निकालो। अब तो मोबाइल है, सबके पास डिक्शनरी है, डिक्शनरी में चेक करो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो ये सब क्या है, ये इंटरनल एक्सटर्नल एड है, हेल्प करता है आपके लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए। आई बात समझ में। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने इसके रूल्स देखे थे, अब इसमें एड्स देखें कि भाई ये कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को लॉ को इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है। आगे धीरे धीरे हम लोग इसके प्रैक्टिकल पार्ट की ओर चलते रहेंगे, क्योंकि हम लोग का थ्योरी क्लियर होना चाहिए तभी आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।